बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम तमाम चाहने वालों को, ना चाहने वालों को भी, देखने वालों को, सुनने वालों को, सबको मेरी और मेरी टीम आसान अल्फाज की तरफ से आज के इस वीलॉग में खुश आमदेद। प्रोग्राम के शुरू ही में तमाम साथियों से गुजारिश करूंगा, इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। साथ ही साथ घंटी का बटन दबाइए। घंटी के बटन दबाने से ये होगा कि जब भी हमारा नया प्रोग्राम आएगा उसकी नोटिफिकेशन, उसकी इतला आपकी स्क्रीन पे आ जाया करेगी। इस प्रोग्राम को आप अपने दोस्तों के साथ इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर और इवन व्हाट्सएप के डिफरेंट ग्रुपों के अंदर शेयर कीजिए। हमारी सलाह के लिए कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट ज़रूर लिखिए। इस वीलॉग के अंदर मैं आपसे कुछ बात करूंगा रशिया और यूक्रेन की लड़ाई के मुतालिक, और इसके असरात जो है वो यूरोप पे क्या पड़ रहे हैं इस वक्त, और आगे आने वाले दिनों के अंदर क्या पड़ने वाले हैं। ये तमाम बातें आज इस वीलॉग के अंदर आपसे करूंगा। इससे पाकिस्तान के अंदर भी इसके असरात पड़ेंगे और इसके असरात पूरी दुनिया में आहिस्ता आहिस्ता पड़ना शुरू होंगे। जिस तरह हम सबको पता लग चुका है, अभी तक पता लग भी चुका होगा कि जब रशिया ने उसके ऊपर लड़ाई हमला किया यूक्रेन के ऊपर, पहले आप लोगों को थोड़ी सी डिटेल बताऊंगा कि ये लड़ाई उसने जंग क्यों शुरू की और इसके वजह क्या बनी थी इस जंग की। पहले मैं आप लोगों को ले जाऊंगा हिस्ट्री में। यूक्रेन जो है ये पहले सोवियत यूनियन का, यूएसएसआर जिसको हम कहते थे, ये उसका हिस्सा होता था। जब यूएसएसआर ख़त्म हुआ अफगानिस्तान की जंग के बाद, रशिया बहुत बड़ा था। रशिया उस वक्त तो नहीं था, उस वक्त सोवियत यूनियन था। सोवियत यूनियन सारी टूट गई, उसके अंदर कई और मुल्क बाहर निकले, जिसमें से ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, चिचनिया, यूक्रेन भी है, और ऐसा कई और ममालिक उसमें से सोवियत यूनियन से निकले। और रशिया अलहदा हो गया, रशिया अपना हो गया और सोवियत यूनियन अलहदा। और जब सोवियत यूनियन हुआ, जिस तरह एक मुल्क है बेलारूस, एग्जाम्पल मैं आपको मिसाल देता हूँ, वो है अलहदा मगर उसकी सब कुछ रशिया से ही कंट्रोल किया जाता है। तो बेसिकली बेलारूस का अपना सदर है, अपना सब निज़ाम है, मगर जो रशियन प्रेसिडेंट है वो तकरीबन उसका हर बात उन्हीं की मानता है। तो बेलारूस को कोई घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि रशिया बस ये आप आसान अल्फाज में आपको समझाऊं तो वो ये है कि मुल्क दूसरा है मगर सब चीजें उसकी रशिया की मानी जाती हैं। यूक्रेन इस तरह अलहदा हो गया। जब अलहदा हुआ तो इनके पास एटमी हथियार भी थे। वेस्ट ने कहा, वेस्ट से मेरा मतलब है अमेरिका और बरतानिया वगैरह, यूरोप, इन्होंने खास तौर पे अमेरिका ने कहा, यूक्रेन को कहा कि आप हमें अपने एटमी हथियार दे दे, और कभी भी किसी भी वक्त कभी आपको जरूरत पड़ी, दिफा की जरूरत पड़ी, तो हम हाजिर होंगे आपकी खिदमत, आपकी दिफा के लिए। और जब ये वक्त आ गया, साथ ही साथ उसने नेटो जो है वो आहिस्ता आहिस्ता फैलना शुरू हुआ। नेटो इतना फैल गया कि वो यूक्रेन के करीब करीब तक सारे ममालिक नेटो में चले गए। नेटो का असूल याद रखिएगा, नेटो एक डिफेंस की एक निज़ाम है, एक ऐसे ममालिक का ग्रुप है जो डिफेंस में, जो हिफाजत में बिलीव करते हैं, वो अटैक में नहीं बिलीव करते, वो हमले में नहीं बिलीव करते। और उन्होंने कहा कि हम आपको ये लगा के रखा कि हम आपको नेटो में ज्वाइन कर देंगे, मगर साथ ही रूस ने कहा अगर नेटो मेरे बॉर्डर पे आ जाए तो ये तो एक उसके उसकी उसकी सलामती के लिए खतरा है, नेटो अगर रशिया के बॉर्डर तक पहुंच जाए। जिसकी वजह से जो आखिरी जो मुल्क रहता था, और बड़ा मुल्क भी था, और यूक्रेन की जो जमीन है वो बहुत ज्यादा जरखेज है। यूरोप के अंदर 40% जो गंदम जाती है वो यूक्रेन से जाती है, 40%। और साथ ही साथ यूक्रेन के अंदर अपने एनर्जी के जखायर बहुत ज्यादा है। काफी अमीर मुल्क नहीं है, मगर ये जखायर के लिहाज से, मादनियात के लिहाज से, जखायर के लिहाज से, और जो इनकी जमीन की मिट्टी है वो उस लिहाज से काफी जरखेज है ये जमीन। और इसके मौसम भी इधर, हर किस्म का मौसम भी इधर पाया जाता है। गर्मी भी अच्छी खासी होती है गंदम उगाने के लिए, अनाज उगाने के लिए, और साथ ही साथ जो बड़ा ठंड है वो भी काफ़ी है। तो इनके लिए, और इनके पास अपना पानी का भी इंतज़ाम है, अपना इनका समंदर भी इनके पास है। तो ये काफ़ी एक डेवलप करने का कैपेसिटी का एक मुल्क है। जिलेंस्की से पहले, जो इस वक्त यूक्रेन के जो इस वक्त सदर बैठे हुए हैं, उनसे पहले ये जो थे, ये इनसे जो पहले जो बंदा था वो रशिया का ही आदमी था, जो हर बात रशिया की मानता था, उन्हीं के इशारों पे चलता था, जिसको आप पुतला कह सकते हैं, पपेट कह सकते हैं, वो था। उसका कोई मसला नहीं था। रातों रात जिलेंस्की को हवा मिली। ये कॉमेडियन आदमी था, टीवी शो पे करता था, इसको हवा मिली और ये एकदम से वजारत की तरफ जाना शुरू हो गया। इसके पीछे सारी सारी जो बैकिंग है वो है अमेरिका की, और ये रातों रात ये तरक्की करता गया, और आज ये उधर का यूक्रेन में अपनी पोस्ट संभाल के बैठा हुआ है। रूस को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी कि उन्होंने हमारा अपना पपेट बंदा हटा के अमेरिका ने अपना पपेट ला पे यहाँ पे खड़ा कर दिया।
जो दोबारा से रूस के हिफाजत के लिए खतरा का चैलेंज बन रही थी। तो रूस ने इनको कहा कि आप नंबर 1 अब नेटो में ना जाने की नेटो में ना जाना, अगर नहीं गए तो हम आपको कुछ भी नहीं कहेंगे। मगर जेलेंस्की जो है वो पूरी कोशिश कर रहा था कि किसी ना किसी तरीके से यूक्रेन नेटो का एलाय बन जाए। ये तो हो गई बात कि ये जंग की वजह क्या बनी। एक वजह और एक और बड़ी वजह यही थी। दूसरी बात, अब जो असरात है वो ये आ रहे हैं कि यूरोप के अंदर तेल महंगा हो गया। कुकिंग ऑयल की मैं बात कर रहा हूँ। कुकिंग ऑयल और जो ब्रेड वगैरह डबरोटी बेसिक जो थी वो उनके अंदर तकरीबन 15 से 20% का इजाफा हो चुका है। जो डबरोटी आपको अगर कहीं पाकिस्तानी रुपये के अगर हम देखें 100 रुपए की थी, वो 115-120 रुपए की होगी। मैं आसान अल्फाज में आपको बता रहा हूँ, उनकी करेंसी में नहीं बता रहा। इस तरह 15 से 20% के इजाफा हो गया कीमतों के अंदर। और कई इलाकों पे ये भी आया था कि तेल की कमी हो गई थी, तो फिर उनको थोड़ा सा वहाँ पे जो सुपरमार्केट जो स्टोर्स हैं, जिस तरह यूटिलिटी स्टोर वहाँ का आप समझे, बड़ा स्टोर कोई समझे, तो उन्होंने राशनिंग कर दी थी। राशनिंग का मतलब यह है कि एक जो खरीदार था वो 2 बोतलों से ज्यादा नहीं ले सकता था। इन्होंने उस सिचुएशन को कंट्रोल किया। उन ममालिक ने अपना उसको जो अपना स्टॉक बढ़ाया और फिर उसके बाद खोल दिया। मगर ये कुछ अरसा ये एक फेज आया था वेस्टर्न यूरोप के अंदर, कि अमेरिका में नहीं, यूरोप के अंदर ये फेज आया था कि उन्होंने राशनिंग करनी पड़ गई थी तेल के लिए, कुकिंग ऑयल के लिए, क्योंकि रूस की जो लड़ाई स्टार्ट हुई यूक्रेन के साथ, उसका सबसे पहला असर ये आया था। ये तो थी रूस की कामयाबी और वेस्ट की नाकामी। साथ ही साथ इन्होंने बहुत यूक्रेन को, बरतानिया ने, जर्मनी ने, फ्रांस ने बहुत इन्होंने असला दिया और बड़ा जल्दी जल्दी इन्होंने ट्रेन किया यूक्रेन की आर्मी को। बेशक कच्ची पक्की ट्रेन हो जाए, खुद अपने फौजी नहीं भेजे, असला भेजा और ट्रेनिंग भी दी उधर यूक्रेन की फौजों को और जवानों को, जिसकी वजह से वो इनका असला इस्तेमाल कर रहे हैं। अब जब असला तो इस्तेमाल कर रहे हैं, मगर ये कभी भी नहीं बताएंगे कि वो असला चलाने वाले अनाड़ी लोग हैं, कोई कामयाब तजर्बाकार नहीं है, और वो असला भी इतना कोई जबरदस्त नहीं निकला रशियन टेक्नोलॉजी के आगे कि वो रशिया के, हाँ ऑफ कोर्स रशिया के टैंक उसने तबाह किए हैं। अभी तो रशिया ने फजाई हमला ही नहीं शुरू किया, ये तो भी सिर्फ रॉकेट और ये थोड़े बहुत हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करके कर रहा है। अगर वो फुल फ्लेज वॉर में आ जाए तो यूक्रेन तो खत्म कर दे वो। मगर रशिया अभी नहीं आ रहा, रशिया स्लो स्लो आ रहा है और वो अभी तक अपना मेन असला लेके भी नहीं आया। तो जो ये अपना, अब आपको जो बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, रशिया उधर से अपना कोई खास हाई टेक असला लेके नहीं आया, मगर जर्मनी ने और इंग्लैंड ने, ये 2 बड़े ममालिक है जिन्होंने अपना बड़ा हाई टेक, बड़ा एडवांस किस्म का एंटी टैंक मिसाइल दिए हैं यूक्रेन को, जो उधर काम आ रहे हैं। मगर उन्होंने वो परफॉर्मेंस, वो उन्होंने कारकर्दगी नहीं दिखाई जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे रशियन टैंकों के बारे में, कि हम तबाह कर देंगे, खत्म कर देंगे, कोई ऐसा, जिसकी वजह से उनके पास कोई खास खबर नहीं है। और ये आहिस्ता आहिस्ता, आप अगर आप किसी भी वेस्टर्न, जो आपके कोई रिश्तेदार हो जो वेस्ट में रहता हो यूरोप में, उनसे आप पूछें तो वो बताएंगे आहिस्ता आहिस्ता ये खबरें अभी हटा रहे हैं, कोई खास इसकी खबर नहीं दे रहे कि उधर जंग के क्या हालात चल रहे हैं। तो ये उनकी सबसे बड़ी नाकामी यही आ रही है कि वो लोग इस पेरिस जंग को तो ये कह रहे थे कि 25 दिनों के अंदर रशिया इस काबिल ही नहीं रहेगा, बैंकक्रप्ट हो जाएगा। रशिया की तो उल्टा इकोनॉमी तकड़ी हो गई है। वेस्ट ने तो ये भी कहा था कि हम इनके ऊपर सैंक्शंस लगाएंगे। देखें, एक बात याद रखिएगा, जो कौम बनना चाहती है ना, वो सैंक्शंस लग गए, वो उल्टा उसमें से सिर्फ बाहर निकल के आती है, वो अपने रास्ता निकालती है वहां से अपनी कामयाबी का। पाकिस्तान के साथ भी इन्होंने यही किया था, हमारे ऊपर सैंक्शंस लगा दी, F-16 हमने लेने गए, हमने पैसे दे दिए, वो हमें नहीं दिए, हमने उसमें से रास्ता निकाला। उस वक्त के जो फौजी जवान तकड़े थे, उन्होंने रास्ता निकाला और उसमें से अपना जहाज हम लोगों ने बना लिया। तो ये जो जिंदा कौम है उसकी सबसे बड़ी निशानी होती। तो इनकी ये जो ख्याली बातें थी ना वेस्ट की कि हम रूस को खत्म कर देंगे, वो उल्टा रूस तकड़ा हो गया, उसने अपने एक्सपोर्ट बढ़ा दी, ऑयल बढ़ा दी, और अभी उसने सब मुल्कों को ये कहा कि अगर आपने पेमेंट मुझे करनी है डॉलर में ना करें, अब मुझे रूबल में करें। और अब इसके साथ जो अगली आप देखेंगे वो ये है कि रशिया अपना ब्लॉक तकड़ा करता जा रहा है। श्रीलंका के साथ हो गया, चाइना उसके साथ है, जो गरीब ममालिक जिनके ऊपर अमेरिका आंखें निकालता था वो अभी रशिया की तरफ देखना शुरू हो गया है। तो रशिया भी अपने एक ब्लॉक को मजबूत कर रहा है और उसके अंदर जान पैदा कर रहा है। तो आगे वाले दिनों के अंदर, आगे फ्यूचर के अंदर ये रशिया का ब्लॉक और मजबूत होगा और ये चैलेंज बनेगा अमेरिका के लिए, जिसकी एक जो मिसाल ये भी हमारी दी गई कि पाकिस्तान को फौरन रशिया से हटाओ, क्योंकि पाकिस्तान एक बड़ा स्ट्रेटेजिकली एक ऐसी जगह मौजूद है जो मुल्क, रशिया को भी फायदा है उससे, चाइना को भी फायदा है और अमेरिका को भी फायदा हो सकता है उससे। तो आज के प्रोग्राम का जो हम आज जो अखज करेंगे वो ये करेंगे कि वेस्ट जो है वो इस जंग कोई खास जीत नहीं रहा बल्कि हार रहा है।
अपनी इक्विपमेंट जो इतनी वो बड़ी बड़ी बातें करते थे, और जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज जिसमें सऊदी अरब नंबर 1 है वो इतना खरीदने के लिए बेताब था, उसका कोई खास रिजल्ट्स आ नहीं रहे। मीडिया सारा वेस्ट कंट्रोल करता है। इवन हाँ, अभी अगर आप लोग मुझसे सवाल करते हैं, अल जजीरा भी तो है जो इंग्लिश चैनल है, मगर अल जजीरा के याद रखिएगा, अल जजीरा भी उसका वो जो उसके काफी बड़ा जो ऑफिस है वो लंदन में बेस्ड है, तो वो लंदन की पॉलिसी ही जो उधर की जो ऑफकॉम जो उनकी इदारा जो है, जिस तरह हमारा यहाँ पे पेमर है, वो उसी की गाइडलाइन फॉलो कर सकता है, उससे बाहर नहीं निकल सकता। तो इन न्यूज़ों को हासिल करने के लिए आपको रशियन न्यूज़, आरटी न्यूज़ हो गया, सीसीटीवी चाइनीज न्यूज़ हो गया, इनको आप सुनेंगे, उधर से आपको दूसरी किस्म की कहानी मिलती है। ये था अब तक का मेरे पास कुछ मालूमात, हमने सोचा कि आप लोगों से शेयर करें। हमेशा की तरह हम आवाज़ों के मेरे साथ नारा बुलंद कीजिएगा। जाने से पहले अल्लाह से दुआ है, अल्लाह ताला हर पाकिस्तानी के जान माल ईमान की हिफाजत करे। आप लोग इस चैनल की हिफाजत कीजिए। नारे में मेरे साथ प्रोग्राम बंद कीजिएगा। नारा है पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।